इतना भी टाइम नहीं है कि मैं मम्मी को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर मंदिर तक लेके जा सकूं, तो मैं उनको अगर तीर्थ यात्रा करवाना चाहता हूं, पूरा देश घुमाना चाहता हूं, तो मैं कैसे करवा पाऊंगा। मुझे लगा मैं गलत दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि आप किस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, मगर मैं अगर अपनी जिंदगी की बात करूं तो आपने चूहा देखा है? 3 लोगों ने देखा हुआ है। डीके सिंह साहब लोगों ने चूहा नहीं देखा। ये देखा हुआ है तो बोलते नहीं ना, बोलेंगे तो फिर समझ में आएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन होता है। वो कहते हैं ना कि पुलिस वाला किसी व्यक्ति से पूछे कि कल रात को तेरे मोहल्ले में जो चोरी हुई थी तूने की थी, और वो व्यक्ति कुछ ना बोले। पुलिस वाला पूछे कल रात को तेरे मोहल्ले में जो चोरी हुई थी तूने ही की थी ना, और वो कुछ ना बोले, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? तो नहीं बोलने से कई बार गलतफहमियां पैदा होती है, इसलिए बोलते रहिए। अभी जो भी अगले 1 घंटा सवा घंटा लोग साथ में हैं, मैं चाहता हूं कि हम लोग बातें करें। बीच बीच में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप सहमत हो तो यस बोल सकते हैं, सहमत ना हो तो नो बोल सकते हैं, लेकिन चुप रहना अब अलाउ नहीं है। तैयार है साहब? yes. जो लगना था देखिए बाहर लग गया है, जो भी आपका चालान कटना था वो कट गया, दोबारा नहीं कटेगा, इसलिए बिल्कुल फ्री हो जाइए। पहले तो उसी टेंशन में कि तो आधा तो बाहर ले लिया, पर यहाँ भी कुछ लेंगे क्या? तो यहाँ कुछ नहीं लेंगे, फ्री हो जाइए, निश्चित हो जाइए। बस यस नो में जवाब दीजिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि जो भी उम्मीद, जो भी सोच लेकर आप आए हैं, उससे 1000 गुना रिटर्न वापस लेकर आप यहाँ से जाने वाले हैं। तो कहाँ थे हम? चूहा। क्या बात है, तो चूहा देखा है आपने? yes. चूहा चलता है? yes. चूहा चलता है? ओनली दौड़ता है। आप देखिएगा कभी भी वो चलता हुआ नजर नहीं आएगा, हमेशा दौड़ता हुआ ही नजर आएगा। पहुंचता कहां है? बिल से निकलता है, बिल में पहुंचता है। पूरी जिंदगी दौड़ता है मगर कहीं पहुंचता नहीं है। आश्रम से पहले मैं भी बहुत दौड़ रहा था, मगर वहां पहुंच नहीं पा रहा था जहां पहुंचना चाहता था। ये तालियां मेरी बेबसी पर है। जहां बजाना नहीं होगा भाभी बजा देते हैं। अब इसमें ताली बजाने वाला कौन सा मामला था भाई? चलिए, आप बहुत एक्साइटेड हैं और इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं बहुत दौड़ रहा था मगर कहीं पहुंच नहीं पा रहा था, और उस बीच आरसीएम बिजनेस लेकर मेरे ग्रेट अपलाइन, आज जिन्हें परमपिता परमात्मा और अपने माँ बाप के बाद में पूजता हूं, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ नाम लेना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री पीके देवांगन जी। रात के 12 बजे ये बिजनेस का प्लान लेकर मेरे पास है। कितना बजे? आप कभी गए रात को 12 बजे बिजनेस दिखाने के लिए किसी को? कुछ लोग गए हैं? क्या बात है, कमाल के लोग हैं। तो मैंने मेरे अपलाइन को बोला कि सब रात के 12 बजे, तो उन्होंने मुझे 3 जोड़ी कपड़े दिखाए। बोले सचिन, ये 3 जोड़ी कपड़े जिंदगी बदल देंगे। तो मैंने कहा सर कैसे? बोले कुछ नहीं। अच्छा, वो नए नए सुनकर आए थे प्लान, अभी मालूम नहीं था दिखाना क्या है, बताना क्या है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये कपड़ा खरीदना है, 2 लोगों को बेचना है, 2 लोग 4 को बेचेंगे, हम करोड़पति बन जाएंगे। तो मैं समझ गया कि ये कोई स्कीम में फंस गए हैं और मुझे फंसाने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उस समय तक मैं मार्केट का व्यक्ति हो चुका था। LIC, सारा इंडिया, श्रीराम, RTO, पोस्ट ऑफिस, बहुत सारे काम करते करते ऐसे लोग रोज टकराते थे, कोई ना कोई कंपनी रोज टकराती थी। तो मुझे लगा कि साहब ये भी कोई कंपनी में फंस गए। तो मैंने उनको अपना एक्सपर्ट कमेंट दिया कि सर देखिए बात ऐसी है, मैं तो करूंगा नहीं, क्योंकि ऐसी कंपनी रोज आती है, बंद हो जाती है, मैं करूंगा नहीं, और मेरी बात मानिए, अगर आपको सुखी रहना है तो आप भी मत कीजिए। तो मेरी बात सुनकर थोड़ा वो डीमोटिवेट हुए। तो उन्होंने कहा कि सचिन तुझे सच में लगता है ये नहीं चलेगा? अरे मैंने कहा सर लिखवा लो, नहीं चलेगा। तो वो वहां से निराश होकर लौटे। लेकिन हमारे अपलाइन जो राजस्थान से, जयपुर से गए थे छत्तीसगढ़ में बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, उनको मालूम पड़ा कि सचिन अग्रवाल नाम के किसी प्राणी ने पीके देवांगन जी, जो बहुत एक्साइटेड थे, उनकी हवा निकाल दी है। तो सुबह को उनके घर पर गए डैमेज कंट्रोल करने के लिए, और उन्होंने 4 घंटे लगाकर डेंटिंग पेंटिंग किया। जहां मैंने पंचर मारा था वहां पर उन्होंने टेप वेप लगाकर वापस से हवा भरी, फिर से उनको मोटिवेट किया, और पीके देवांगन जी ने उसी मोटिवेशन के स्टेज पर मुझे फोन किया और बड़े प्यार से पूछा, बोले सचिन
अब मैंने आवाज की तलखी सुनकर ही समझ लिया कि मामला गड़बड़। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बोले तू तू साफ सा बता, तू आरसीएम ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। ये प्यार था उनका, क्योंकि संबंध अच्छे थे, तो यही प्यार था। तो मैंने कहा सर आप बोलेंगे तो कर लूंगा, लेकिन मुझे इसमें कोई दम वाली बात नजर नहीं आ रही। तो उन्होंने अगेन बड़े प्यार से कहा कि दम को रख किनारे, तू खाली ये बता तू ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। और मेरी ज्वाइनिंग हो गई। संबंधों पे जो ज्वाइनिंग होती है उस पे काम नहीं होता, सो मैंने भी नहीं किया। 6 महीने तक वो मुझे मीटिंग में बुलाते रहे और मैं उनको गोलियां देता रहा। यू नो गोली, जानते गोली देना क्या होता है? गोली देना जानते क्या होता है? बहाना। सारे लोग उत्तर दे रहे हैं, क्या बात है, एक से गोलीबाज बैठे हैं यहाँ पर। मुझे मालूम है आपने भी बहुत गोलियां दी होगी। तो मैं 6 महीने तक गोलियां देता रहा कि सब आज ये काम है, कल ये काम है, परसों ये काम है, अभी तो ये बिजी हो, अभी यहाँ बिजी हो, अभी नहीं आ पाऊंगा सर, अभी घर में ये है, अभी घर में वो है। तो 6 महीने तक बहाना बनाते बनाते फिर मुझे लगा कि यार अब तो बहाना भी खत्म हो गया, तो एक बार चले जाते हैं। मैं गया पहली बार। अब गया तो मुझे प्रॉब्लम कहां पे हुई? ठीक वहीं पर जहां पर आपको हुई। बाहर जैसे मैं घुसने लगा, मुझे बोला गया भाई साहब 30 रुपए का चालान कटवाना पड़ेगा। आपका कितने का कटा? 150 का। ज्यादा ले लिया। ये 2002 की बात है और ये 2023 की बात है। सोना अभी क्या रेट है? गोल्ड 60,000 प्लस। ये प्लस वो बोल रहे हैं जिन्होंने अभी कई दिनों से सोने का दाम पूछा नहीं है। एग्जैक्ट तो बताइएगा कितना है? 64,000। अभी लेटेस्ट पोजीशन है 64,000। और 2002 में सोने की कीमत कितनी थी, किसी को याद है? 5,000 रुपया तोला। मैं सब स्टडी करके होमवर्क करके आया। सो 5,000 रुपया तोला था 2002 में और आज है 64,000। कितना गुना बढ़ गया? 12 गुना से भी ज्यादा सोने की कीमत बढ़ गई। महंगाई भी 12 गुना से ज्यादा बढ़ गई। थैंक्स टू आरसीएम टिकट खाली 5 गुना बढ़ा है। तो जब मैं अंदर घुसने लगा तो मुझे बोला गया कि भाई साहब 30 रुपए का चालान कटवाना पड़ेगा। मैंने ऑब्जेक्शन किया। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये 30 रुपए किस बात के? अंदर समोसा मिलेगा, खाना मिलेगा, काय के 30 रुपए? तो मुझे बताया गया कि भाई साहब ना समोसा मिलेगा ना खाना मिलेगा, ये अंदर घुसने की फीस है। कुर्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसकी भी गारंटी नहीं। मुझे बताया गया कि भीड़ ज्यादा होती है तो कुर्सी भी नहीं मिलती, तो अंदर घुसने की फीस है। और मैंने कहा तुम्हारा भी दिमाग खराब है, तुम्हारी कंपनी का भी दिमाग खराब है। बाजार में कंपनियां विज्ञापन करने के नाम पर करोड़ों रुपया खर्चा करती है और तुम्हारी कंपनी एक मीटिंग फ्री में नहीं करा सकती। अरे मैं तुम्हारी कंपनी की मीटिंग में बैठूंगा, मुझे कुछ समझ में आएगा, मैं तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदूंगा, तुम्हारी कंपनी का व्यापार बढ़ेगा, तो तुम्हारी कंपनी को मीटिंग तो फ्री में करानी चाहिए। तुम्हारी कंपनी, क्योंकि मेरी तो थी नहीं उस समय पर, तो मैंने कहा तुम्हारी कंपनी को कराना चाहिए। अच्छा मैंने कुछ गलत बोला? कुछ गलत बोला? नहीं, अपन गलत कैसे बोलते भी नहीं। लेकिन मुझे समझाया गया कि भाई साहब यही फर्क है बाजार की कंपनियों में और आरसीएम में। बाजार में कंपनियां विज्ञापन करने के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च करती है, आरसीएम विज्ञापन नहीं करती, ये प्रोडक्ट बनाती है, आम आदमी को ही अपना मार्केटिंग पार्टनर बना लेती है। वो बीच का पूरा रुपया जो विज्ञापन में और अन्य सिस्टम में चला जाता था, वही पैसा आम आदमी को एक इनकम के रूप में वापस कर दिया जाता है। तो कंपनी मीटिंग नहीं करवाती, ये मीटिंग की कंपनी नहीं करवाती, कंपनी ने प्रोडक्ट बना लिया। अब उस प्रोडक्ट को आगे तक लेकर जाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे में नॉलेज का ट्रांसफर करने के लिए हम लोग ऐसी मीटिंग करते हैं और जो खर्चा होता है टिकटॉक के माध्यम से बांट लेते हैं। मैंने कहा चलो अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जब अगर हम लोग कर रहे हैं तो किसी एक का बिजनेस तो है नहीं, तो खर्चा कोई एक क्यों करेगा, तो सबको थोड़ा थोड़ा तो देना ही चाहिए। तो वो बात तो ठीक है, फिर तो टिकट लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो भी, अगर टिकट लेना पड़ता है तो भी मैं जो लूं, मैंने तो अभी तक तुम्हारे बिजनेस को, तुम्हारी कंपनी को में काम शुरू करने के बारे में फैसला किया ही नहीं है। अरे मुझे तो ये बुला रहे थे इसलिए मैं आया हूं। अगर टिकट लेना ही पड़ता है तो बोले जिसने मुझे बुलाया। ये मेरे भाई, अच्छा कुछ गलत बोला मैंने? मैंने बोला ना गलत तो अपन बोलते भी नहीं।
लेकिन मेरे अपलाइन भी बहुत बड़े गुरु घंटाल थे, घाट घाट का पानी पिया था, मेरे जैसे कईयों को पिलाया था, तभी तो वो मुझे आरसे में ला पाए ना, वरना उस समय में बहुत सीधा था, बाजार की ठोकरें खा खा के बहुत सीधा हो गया था, बिल्कुल जलेबी की तरह से। जलेबी तो आप जानते हैं सीधी होती है। सो मैं भी बहुत सीधा था, और अगर वो मुझे आरसे में लाए हैं तो कोई तो खास बात उनके अंदर भी रही होगी। तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे समझाया, अब देखिएगा उनका प्यार, उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि सचिन देख, टिकट तो तेरे को लेना पड़ेगा। ये प्यार था उनका, क्योंकि संबंध अच्छे थे, तो ये प्यार था। उन्होंने कहा टिकट तो तेरे को लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ एक वादा करता हूं, अगर मीटिंग तुझे अच्छी नहीं लगी तो बाहर निकलकर खाली एक लाइन बोल देना, मजा नहीं आया, मैं 30 रुपए की जगह तुझे 60 रुपए वापस करूंगा। तो मैंने कहा चलो तब तो कोई नुकसान वाला मामला नहीं है, एक लाइन बोलने में जाता क्या है, बोल देंगे मजा नहीं आया, और इस बोलने की वजह से 30 की जगह कितने मिलेंगे, 60 मिलेंगे। ये सोच के मैं मीटिंग में बैठा, एक तो 60 मिलेंगे, दूसरी बात दोबारा कभी ये बुलाएंगे नहीं, एक बार मैं 60 वापस ले लूंगा तो दोबारा थोड़ी बुलाएंगे, तो ये सोच के मैं बैठा। लेकिन वहां पर पहली बार मैंने प्लान देखा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अब तक मैंने ये सुन रखा था कि जो पहले जुड़ता है वो फायदे में रहता है, और जो बाद में जुड़ता है वो घाटे में रहता है, क्योंकि वो किसी को जोड़ नहीं पाता। लेकिन पहली बार मैंने प्लान में देखा कि आरसे में पहले और बाद में जुड़ने से कोई मतलब नहीं है, जो मेहनत करेगा वो फायदे में रहेगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो भी घाटे में नहीं रहना चाहिए। घाटा हुआ मतलब वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, घाटा होना ही नहीं चाहिए। कोई काम ना भी करे लेकिन अपने घर का सामान भी इस्तेमाल करता है तो भी उसको बाजार से कम कीमत पर बाजार से बढ़िया क्वालिटी के सामान मिलते रहेंगे, फायदे में तो वो तब भी रहेगा। ज्यादा फायदा वो कमाएगा जो मेहनत करेगा, लेकिन जो मेहनत नहीं करेगा वो भी घाटे में नहीं रहेगा। ये पहली बार मुझे उस प्लान में मालूम पड़ा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कन्विंस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं बहुत सीधा था जलेबी की तरह से, तो मैं कन्विंस नहीं हुआ, बट मैं कंफ्यूज हो गया। मैं बाहर निकला तो मेरा अपलाइन मेरा इंतजार कर रहे थे, पीके देवानंद जी। उन्होंने पूछा सचिन कैसा लगा, आप भी पूछते हो ना, इसको लेकर आप तो बाहर निकलते कैसा लगा, तो मुझसे पूछा उन्होंने कैसा लगा। अच्छा मुझे क्या बोलना चाहिए था, अरे क्या तय किया था अपन ने, बोलो ना, मजा नहीं आया, यही तय किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो मजा नहीं आया। लेकिन चूंकि मैं कंफ्यूज था, मेरे मुंह से निकल गया ठीक लगा, और मेरे ये जितने बोले ना 30 रुपए गए, इन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया है। अरे 60 गए भैया, आने वाला कितना था, 60 था ना, लगा कितना उससे क्या मतलब है, हम तो व्यापारी आदमी, आने वाला 60 था, हो गया, तो 60 रुपए का नुकसान हुआ। उसके बाद मैंने सिस्टम को स्टडी करना शुरू किया। मैंने किताब पढ़ी द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, बर्क हेजिस की किताब है। मैंने किताब पढ़ी यू इनकॉर्पोरेटेड, बर्क हेजिस की किताब है। मैंने किताब पढ़ी रिच डैड पुअर डैड, मैंने किताब पढ़ी रॉबर्ट कियोसाकी की बिजनेस स्कूल। ये किताबें पढ़ने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई, दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो जिस तरीके से अमीर बनते हैं, उस तरीके से अमीर बनने का एक आम आदमी के पास अगर कोई जरिया है तो उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। ये बात समझ में आने के बाद मेरे मन में उत्सुकता पैदा हुई, तो अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग तो इसको बड़े दिल से करते हैं, कुछ लोगों के सामने अगर नाम ले लो तो ऐसा लगता है कि सब इनकी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवाने की बात कह दी हमने, ऐसा करंट लगता है हमको। यहाँ भी होता है क्या, सुल्तानपुर में भी ऐसा होता है कि कभी कभी किसी को आरसे का नाम ले लो तो वैसा भागता है जैसे गधे के सिर से सिंह, गायब, चोले का चेट्स कौन, नजर ही नहीं आता दोबारा। बेटा फोन उठाकर बोलता पापा बोल रहे हैं, पापा घर पे नहीं है, होता है ऐसा। तो मैंने कहा ऐसा क्यों है, तो फिर मैंने स्टडी किया तो मुझे मालूम पड़ा नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर दो प्रकार की चीजें चल रही है, एक है रियल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और एक है पिरामिड स्कीम, फर्जी कंपनियां, मनी रोटेशन, मनी सर्कुलेशन। तो फिर मैंने कहा कि फिर ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी पिरामिड स्कीम है और कौन सी रियल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। तो हम लोग गए भीलवाड़ा कंपनी को देखने के लिए, तो उस समय इतना बड़ा आरसीएम वर्ल्ड नहीं था, उस समय कपड़े की एक मिल थी, 2 कमरे का ऑफिस था,
तो वो घूमकर हम लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुए, हमको लगा सब ये भी ऐसा ही है। लेकिन सब कुछ घूमने के बाद हम कंपनी के एमडी आदरणीय टीसी छाबड़ा जी के साथ बैठे, आधा घंटे की हमारी बातचीत हुई और उनकी आंखों में हमने वो विजन देखा कि एक ही ख्याल मन में पैदा हुआ कि ये व्यक्ति अगर हमारे साथ है मार्गदर्शक के रूप में, मेंटोर के रूप में, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी कामयाबी को जरूर हासिल करके रहेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो मेरा अनुभव है, उस समय तो कोई प्रोडक्ट नहीं थे 2002 में जब मैंने शुरू किया था काम करना, कोई प्रोडक्ट नहीं थे, कोई दुकान नहीं थी। अभी तो आपके सामने 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 10,000 से ज्यादा दुकानें हैं, इतने सारे इनकम के एग्जांपल अपने शहर में हैं, इतनी बड़ी-बड़ी मीटिंग और सेमिनार हर महीने होती है। हमारे सामने ये कुछ भी नहीं था, तो हमने क्या देखकर आरसीएम ज्वाइन किया? क्या देखकर ज्वाइन किया? सब किसी भी कंपनी के चलने के पीछे प्रोडक्ट महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा करते, प्लान सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी कंपनी के बड़ा होने के पीछे जो सबसे मजबूत चीज है वो है उस कंपनी के पीछे के विचार, थॉट्स, विजन। और इस कंपनी के पीछे, आरसीएम के पीछे विजन बहुत स्ट्रांग है, थॉट्स बहुत स्ट्रांग है। आज इस बिजनेस के साथ चलते हुए, सिस्टम के साथ चलते हुए, मेरे अगर खुद के घर की बात करूं तो मेरे घर में 3 पिने हैं। मेरे पास रूबी की पिन है। मेरे बड़े भैया जिनको मैंने ज्वाइन करवाया उस समय वो सहारा इंडिया में कैशियर के पोस्ट पे थे, उनको मैंने आरसीएम में शुरू के 1 साल उन्होंने बिल्कुल मेरा भी विरोध किया कि सचिन ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दम है, लेकिन 1 साल के बाद इनकम देखकर वो थोड़ा कन्विंस होने लगे, फिर इनको ज्वाइन करवाया। आज वो स्टार रूबी के लेवल पर है। छोटा भाई कुछ साल पहले वो आईसीआईसीआई बैंक में सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे था, कुछ साल पहले उसको ज्वाइन करवाया, उसको कन्विंस किया, आज वो स्टार एमरल्ड के लेवल पर है। तो 3 पिने हमारे खुद के घर पर है। इसके अलावा मैंने अपने मामा जी को ज्वाइन करवाया, एक मामा जी एमरल्ड के लेवल पर हैं, एक मामा जी स्टार पर्ल के लेवल पर हैं। मैंने अपने साले साहब को ज्वाइन करवाया, मेरे साला साहब स्टार एमरल्ड के लेवल पर हैं। लोग कहते हैं परिवार आता नहीं है, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूं, अगर दिल से आप करते हैं आरसीएम बिजनेस को और जुनून के साथ करते हैं तो आज आए ना आए, एक ना एक दिन आपका पूरा परिवार आपके साथ आने वाला है, आएगा। लेकिन हो सकता है शुरू में ना आए, हो सकता है शुरू में ना आए, लेकिन धीरे धीरे पूरा परिवार आएगा। इस बिजनेस को जब लेकर मैं लोगों के पास जाने लगा, जब लोगों से मैं मिलने लगा, तो साहब जिसके पास गया वो ज्वाइन, जिसके पास गया ज्वाइन, जिसके पास गया ज्वाइन। हर आदमी 1500 रुपए लेके तैयार बैठा होता था, ये लीजिए सर 1500 रुपए ज्वाइन करा दीजिए, ये लीजिए सर 1500 ज्वाइन करा दीजिए, ये लीजिए सर 1500 ज्वाइन करा दीजिए, ये लीजिए सर 1500 ज्वाइन करा दीजिए। नहीं सर, ऐसा होता तो कितना मजा आता है ना। बट माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा किसी के साथ होता नहीं है। हमको आश्चर्य होता है जब इतना बढ़िया काम है तो लोग क्यों मना करते हैं, जो समझ में नहीं आता लोगों के, क्या अकल पे पत्थर पड़े हैं, दिखाई नहीं दे रहा साफ साफ। बिचौलियों को पैसा जा रहा था, वो पैसा वापस आ रहा है, क्या नुकसान है, जाने को क्या है, समझ में क्यों नहीं आ रहा। हमारी समझ में नहीं आता कि लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा, लेकिन नहीं आता साहब, नहीं आता। मैं गया लोगों के पास, लोगों ने ऑब्जेक्शन दिए, लोगों ने बहाने दिए, लोगों ने विरोध दिया। मेरे खुद के बिल्कुल करीबी दोस्तों ने इस कदर मजाक उड़ाया, इस तरीके से डिमोटिवेट किया कि मैं अगर मेरी जगह कोई और होता शायद छोड़ देता। कई बार मेरे जीवन में ऐसे पल आए कि मुझे लगा कि बस अब और नहीं, छोड़ देना चाहिए। मेरा सबसे करीबी दोस्त जिसके साथ बचपन से लेकर झूठे सच्चे अच्छे सारे काम हमने किए थे, गलत सही सब काम किए थे। मैंने दूसरों के खेत में चढ़ करके पेड़ों पे डाब भी चुराया था, आम भी चोरी किए थे माली की नजर से बचा के। यानी सारे वो बचपन के सारे झूठे सच्चे सारे उल्टे पुल्टे काम किए। हर सुख दुख का साथी, एकदम करीबी दोस्त जिसको बोलते हैं लंगोटिया यार। और उसके पास जब मैं बिजनेस करने के लिए गया, हाँ ये बात अलग है कि मैं रात को 12 बजे लेकर गया था क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। देखिए आरसीएम बिजनेस की शुरुआत में मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि आरसीएम में कल कुछ आएगा ये सोचकर मैं आज अपना काम बंद कर देता तो ये तो कोई समझदारी नहीं थी, संभव भी नहीं था, क्योंकि जिससे मेरा घर चल रहा था। तो मैंने अपना सारा काम करते हुए आरसीएम को किया, तो मेरे पास समय नहीं था। मैंने रात को 11 बजे लोगों को प्लान दिखाया, मैंने रात को 12 बजे लोगों को प्लान दिखाया, मैंने सुबह 5 बजे उठा के प्लान दिखाया, मैंने सुबह 6 बजे उठा के प्लान दिखाया। अब कुछ लोग देख लेते थे और कुछ लोग सब पागल बोलते थे, यार इसका तो दिमाग खराब हो गया, हमारा भी दिमाग खराब करेगा। सुबह 5 बजे कोई बिजनेस की बात करता, रात को 12 बजे कोई बिजनेस की बात करता। तो मैं गया रात के 12 बजे अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास प्लान लेकर के, उससे घंटी
मैंने बजाई, उसने खोला, हम अंदर बैठे, उसने कहा भाई क्या बात है, इतनी रात को आया, कुछ खास बात है? मैंने कहा यार मत पूछ, बहुत जोरदार मामला है। बोला क्या है? तो मैंने कहा ऐसा ऐसा, मैंने गोले गोले बनाए कि सर ऐसा 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 और ऐसा हुआ तो हम लोग अमीर बन जाएंगे। तो उसने कहा सचिन भाई देखिए एक बात बोलता हूँ, बुरा मत मानना। तो जब आदमी बोले ना बुरा मत मानना, आप समझ जाना ऐसी कोई बात बोलने वाला है जो आपको बुरा लगने वाली है। तो उसने कहा सचिन भाई एक बात बोलता हूँ, बुरा मत मानना, तू पागल हो गया, आर्सन की बात करनी हो तो दोबारा मेरे घर पे मत आना। बचपन का दोस्त, साथ पढ़े, सारे सीधे सच्चे अच्छे उल्टे पुल्टे सब काम साथ किए, और मात्र 1500 रुपए के लिए मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे घर पे मत आना। अच्छा यहीं तक रुका नहीं, आगे भी बोलता है, बोलता भाई 1500 रुपए चाहिए ऐसे ही ले जा, लेकिन ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम छोड़ दे। क्या बोल रहा है वो? आपको हंसी आ रही है? क्या बोल रहा है? मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं घर आया, मैंने कहा छोड़ दूं इस काम को, लेकिन साहब मैंने छोड़ा नहीं। उसने बोला लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि सीने में आग लगी थी, मुझे अमीर बनना था और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक आम आदमी के पास कितने रास्ते होते हैं अमीर बनने के? कितने होते हैं सर? एक अमीर व्यक्ति के पास और अमीर बनने के 1000 रास्ते होते हैं, और एक गरीब व्यक्ति के पास अमीर बनने के बाजार में कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है आर्ट्स एंड बिजनेस। तो मेरे सीने में आग लगी थी क्योंकि मैं गरीबी की दलदल में अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए तैयार नहीं था। मैं अभाव में समझो तो मैं अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए अगले दिन हिम्मत करके फिर निकला कुछ लोगों से और मिलने के लिए। लेकिन कई ऐसे वाकये हुए हमारे छत्तीसगढ़ में, सुकमा कोंटा जैसे कुछ नक्सलाइट इलाके हैं। अगर आप कभी छत्तीसगढ़ गए होंगे तो आपने सुना होगा कि आज भी वहां पर कई ऐसे गांव हैं जो जंगल के अंदर के गांव हैं। शाम को 6 बजे के बाद आज भी वहां पर लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। आज हालांकि वो शहर के आसपास नहीं है, बिल्कुल अंदर के गांव में, जंगलों के अंदर में, तो आज भी नहीं निकलते। और उन गांवों से, उन जंगलों से रात को 1 बजे हम अपनी मोटरसाइकिल पर आते थे। अच्छा ऐसा नहीं कि हम बहुत बहादुर थे, डर ही नहीं लगता था, सुपरमैन थे, ऐसा नहीं है। डर तो बहुत लगता था। कहां से हवा निकलती थी मैं आपको क्या बताऊं। डर बहुत लगता था, मगर उस डर ने हमें रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? क्योंकि सीने में आग लगी थी। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आरसीएम रिसर्च में आते हैं, कई तरीके के बहाने बताते हैं कि सर लोग जुड़ते नहीं, सर मीटिंग में आते नहीं, अपलाइन साथ देता नहीं, डाउनलाइन काम करता नहीं, प्रोडक्ट मिलते नहीं, पिकअप से दूर है, ये सारे बहाने बनाते हैं। माय डियर फ्रेंड, 2002 में जब मैंने शुरू किया था तो हमारे पास एक पिकअप सेंटर नहीं था, हमारे पास कोई अपलाइन नहीं था, वो सारे अपलाइन खुद भी नए थे, खुद भी गलतियां करके सीख रहे थे।